तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु ये दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। जिसने भी धरती पे जन्म लिया है उसको धरती छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही जीवन चक्र कहलाता है। हम हिंदू धर्म में बहुत सारा ऐसा रीति रिवाज होता है, ऐसा संस्कार होता है जो हमें जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी दोनों समय निभाना पड़ता है, वो कर्म करना पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसा ही आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो अलग अलग धर्म में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग सारे कर्मकांड होते हैं, अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो आज मैं हिंदू धर्म के मिथिलांचल कल्चर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ पे श्राद्ध कर्म होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके चौथे दिन से, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, चौथे दिन से कर्म शुरू हो जाते हैं। अस्थि विसर्जन होता है, गंगा जी में अस्थि को विसर्जन किया जाता है। तभी से यहाँ पे सारी जो यहाँ की कर्म होती है, जो श्राद्ध कर्म शुरू होता है, वो मृत्यु के मुख अग्नि देने के बाद चौथे दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अस्थि कलश रखा गया है और यहाँ पे कुछ पूजन की जा रही है। इसके बाद इस अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ इसे बोलते हैं, इसे चौरझप्पी भी बोला जाता है। तो इसे चौरझप्पी भी बोला जाता है, जो कि मुख अग्नि देने के चौथे दिन पे ये काम किया जाता है, ये कर्म किया जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, जैसे कि पिंडदान होता है, बहुत सारी रीति रिवाज होती है जो यहाँ पे निभाया जाता है। जो कि ये मुख अग्नि देने के बाद, यानी कि हिंदू धर्म में किसी भी प्राणी के जब प्राण त्याग देते हैं, प्राण त्याग देने के बाद मृत्यु तिथि यानी बरसी और पितृपक्ष में उनका पूरे रीति रिवाज के साथ श्राद्ध किया जाता है। तभी उसे संपूर्ण आत्मा को शांति मिलती है, ये सारे कर्म करने के बाद ही। यूँ तो श्राद्ध कर्म का प्रारंभ अस्थि विसर्जन से बाद ही से प्रारंभ हो जाता है। संस्कार अंत्येष्टि जो होता है मरने के बाद ही शुरू हो जाता है। तो मरणोपरांत संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के 13वें दिन किया जाता है, कहीं कहीं 12वें दिन भी किया जाता है। मिथिला में संस्कार के 7वें दिन घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। ऐसा हर कल्चर में होता है कि 7वें दिन, कहीं कहीं 10वें दिन पे होता है। तो हर चीज़ को, घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है, साफ़ सफाई धुलाई शुरू हो जाती है, रंगाई पुताई शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है कि 13वें दिन, 10वें से लेकर 13वें दिन तक संस्कार के सारे नियम कर लिए जाते हैं। पहला नियम जो होता है यहाँ पे अस्थि विसर्जन हो गया। उसके बाद बागीचा, गांव में अगर आप रहते हैं तो बागीचा में, यानी कि घर से थोड़ी दूरी पे हट के पिंडदान होता है। वहाँ पे फिर जितने भी दान सामग्री होता है वो दान दिया जाता है पंडित जी को। यहाँ स्वेच्छा अनुसार जिनको जो इच्छा होती है यहाँ पे दान दिया जाता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है गौदान। तो गौदान तो ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ भी गौदान किया जा रहा है। यहाँ पे दो गौदान किया जा रहा है हमारे यहाँ। एक हमारे आंगन में भी होगा, एक यहाँ पे बागीचा में भी हो रहा है। तो दोनों जगह गौदान हो रहा है। तो गौदान सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा माना जाता है। तो गौदान यहाँ पे किया जा रहा है। और ये सारा कार्यक्रम, ये सारा कर्म वही इंसान करता है जो मुख अग्नि दिया होता है। यानी कि जो घर के बड़े बच्चे होते हैं, जिन्होंने मुख अग्नि दिया है, वही ये सारा संस्कार करेंगे या कार्य करेंगे। वो पूरी तरह से निर्जला व्रत नहीं, इसमें फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं। और साथ में अगर उनकी शादी हुई रहती है तो उनकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी उनका साथ देती है। और वो साथ में 13 दिन तक इसी तरह से फास्ट रखती हैं। फ्रूट्स पे ही ये लोग 13 दिन तक इसी तरह से पूजा में लीन रहते हैं। और 12 दिन, 13 दिन इस तरह से पूजा करने के बाद ही जब लास्ट दिन जो होता है वो बहुत ही बृहद रूप से किया जाता है। हमारे मिथिलांचल के कल्चर में 7 भोज होता है। एक चौरझप्पी के दिन भोज हो जाता है। उसके बाद 7वें दिन जब घर की शुद्धिकरण होता है उस दिन होता है। फिर 12वें दिन पे, 13वें दिन पे होता है जब बाल कटाते हैं, तब एक भोज किया जाता है। उसके बाद फिर भोज होता है जो लास्ट दिन कर्मकांड किया जाता है, उस दिन भोज होता है पिंडदान के दिन। तो ये जो रस्में होती है बहुत ही बृहद रूप से होती है हमारे यहाँ मिथिला के कल्चर में। तो यहाँ पे देख रहा है आपको बगीचा में अभी हमारे यहाँ पे सारे कर्मकांड हो रहा है, पिंडदान हो रहा है। इसके बाद जो होता है लास्ट में आंगन में सेजिया दान होता है।
सेजिया दान पे भी जितनी भी आपको दान की इच्छा होती है स्वेच्छा से आप वहाँ पे दान दे सकते हैं। वो सारे दान पंडित जी ले जाते हैं और साथ में नौवा जो होते हैं वो भी ले जाते हैं। तो दोनों ही दान होते हैं। तो इसके बाद जितने आत्मा की शांति के लिए जिन्होंने अपना स्वर्गवास हुआ है, जिनकी स्वर्गवास हुई है, उनके जो भी पसंद की चीज़ें होती है यहाँ पे दान दी जाती है। तो अगर वो खाने की चीज़ें पसंद करते हैं या फिर पहनने से कोई भी चीज़ें जो उनको पसंद आती हो तो स्वेच्छा अनुसार सभी उस चीज़ को दान करते हैं, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले, कहीं भी आत्मा भटके नहीं, ऐसा मान्यता है। हर वो चीज़ें दान की जाती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रस्म हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे कर्म जो होते हैं, वो जो मुखाग्नि देते हैं, जो यजमान बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, वही ये सारे कर्म करते हैं। ये पिंडदान करते हैं। लास्ट में सेजिया दान करेंगे। तो अभी दरवाजे पे ये यहाँ पे कर्म किया जा रहा है, पिंडदान हो रहा है। इसके बाद फिर सेजिया दान होगा। उसके बाद पगड़ी रस्म होता है, जो कि हमारे मिथिला कल्चर में होता है। मैंने ऐसा कहीं देखा तो नहीं था, लेकिन अपने मिथिला कल्चर में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि जो भी मुखाग्नि देते हैं या जो भी घर के बड़े हैं उन्होंने मुखाग्नि दिया है तो उनके ऊपर सारा भार आ जाता है। सारी उनकी जितनी भी क्या कहते हैं आपको, जितनी भी जिम्मेदारियां होती है उनके कंधों पे सौंपी जाती है। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक सामाजिक रूप से एक पगड़ी बांधा जाता है, ताकि आप इस चीज़ से बंधन में बंध गए हैं, ताकि आप सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। इस रस्म की यही मान्यता है, पगड़ी रस्म जो होता है। तो आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पगड़ी रस्म भी इसमें कैसे होगा। तो अभी यहाँ पे आंगन में सेजिया दान हो रहा है। तो सेजिया दान में भी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें उन लोगों को पसंद है, जो भी चीज़ें उनको पसंद है, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी चीज़ें दान दे सकते हैं, तो ये सेजिया दान आंगन में हो रहा है, जिसमें आपकी इच्छा के अनुसार जितनी भी चीज़ें होती है, ज़रूरत की जो घर की चीज़ें होती है, पसंद की चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दान दी जाती है। तो यहाँ पे सेजिया दान हो रहा है। इसके बाद होगा हमारा पगड़ी रस्म। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेजिया दान चल रहा है, और साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ भी बाछी है। गांव के सभी लोग यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी बैठे हुए हैं। एक बाछी भी है जो कि दान देने वाले हैं। एक वहाँ पे बगीचे में दान दिलाया, एक यहाँ पे आंगन में दान दिला रहा है, जो कि पंडित जी लेकर जाते हैं। ये ऐसी दुख की घड़ी होती है, ऐसी पीड़ा की घड़ी होती है जिसमें जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सभी हमारे साथ खड़े होते हैं। इस दुख की घड़ी में सहानुभूति देने के लिए सभी रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमें फुल सपोर्ट करते हैं, और ये अच्छा भी लगता है। यही एक समाज का दायित्व है जो कि हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। सेजिया दान के बाद यहाँ पे देखिए पंडित जी और जो हमारे नाई होते हैं उनमें लड़ाई चल रही है, फाइटिंग चल रही है कि ये सामान आप लोगे, ये सामान मैं लूँगा।
अच्छा लगता है कि हंसी खुशी वो सामान अपना एक दूसरे में वितरित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा शुरू होता है लास्ट कर्म जो होता है हमारा, जो जब बड़े सभी जितने भी बड़े हैं वो उन बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, वो जिम्मेदारी देते हैं ताकि आप इस घर के भार उठा सके। यहाँ पे देखिए जिन जो कार्यकर्ता हैं, जो जजमान हैं, उनको पगड़ी बांधी जा रही है और ये पगड़ी जो घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं वही बांधते हैं, या मामा हो या जीजा हो या बड़े पापा हो, कोई भी मिलकर ये पगड़ी बांधते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं ताकि आप उतनी सहानुभूति लाओ इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इस घर की सारी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाओ। ये आशीर्वाद देते हैं उन कार्यकर्ता को, उस यजमान को। ये रस्म के साथ ही यहाँ पे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो 13वां दिन होता है, 14वां दिन होता है, तब ये सारा रस्म ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ये दर्दनाक पल होता है, बहुत ही। तब ये इस टाइम में जो होता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मान्यता है या फिर ऐसा फील भी आता है कि इसी समय जब बच्चे को पगड़ी बांधा जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, टीका लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, तभी आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो आत्मा धरती छोड़ देती है। इस टाइम में ही वो सुकून से अपना विलीन हो जाती है। तो बहुत ही रुलाने वाला पल होता है जब ये पगड़ी रस्म होता है। जितने भी बड़े होते हैं अपने स्वेच्छानुसार यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं, पगड़ी बांधते हैं, अपने तरफ से सब पगड़ी भी लेके आते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं या फिर अपना आशीर्वाद देते हैं, जैसे जिसकी मर्जी होती है वैसे देते हैं। तो 14 दिन के बाद यहाँ पे लास्ट 14 दिन हमारा होता है, यहाँ पे पगड़ी रस्म होता है। इसके बाद ही खाना का कार्यक्रम शुरू होगा, भोज का कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि लास्ट भोज होता है हमारा यहाँ। तो ये भोज जो होता है यहाँ पे जब पंडित जी लोग को बुलाकर खिलाया जाएगा, बहुत सारे पंडित यहाँ पे आते हैं और साथ में जो यजमान है, जो कार्यकर्ता है, वो भी बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। आज 14वां दिन अन्न मिलता है उनको खाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे पंडित को और यजमान को सबको सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। जितनी भी मिठाइयाँ बनी होती है, जितने भी प्रकार के भोजन बने रहते हैं, सारे भोजन यहाँ पे परोसे जाते हैं। सबसे पहले पंडित जी और यजमान को खिलाया जाता है, कार्यकर्ता को खिलाया जाता है। उसके बाद ही जितने भी बाहरी सदस्य हैं जिनको आप लोगों ने बुलाया हुआ है भोज करने के लिए, यानी कि खुशी से आप जिनको भी बुला सकते हैं उन्हें बुलाकर ये भोज कराया जाता है। तो उसके बाद ही उन्हें कराया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी और यजमान करते हैं, इसके बाद बाहरी आदमी को किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जा रही है। मैं हर वो वीडियो शूट करती हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हमारे गांव का जो ये कल्चर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर वो चीज़ शूट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए हलवाई भाई लोग जितने अच्छे से प्यार से खाना बना रहे हैं, खाने में खाना उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो बहुत ही लंबा चलता है हमारे यहाँ भोज। एक भोज हमारे यहाँ होता है चौझप्पी के दिन, दूसरा होता है जब हम सातवां मनाते हैं यानी सत्यनारायण मनाते हैं, जिस दिन घर की साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद भोज होता है जिस दिन बाल कट करते हैं। उसके बाद पिंडदान होता है, उसके बाद मेन भोज होता है, यानी कि ये 5 भोज हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी भोज चल रहा है हमारा 14 दिन के बाद। जो अभी आंगन में हमारा कार्यक्रम हुआ, कर्म हुआ, और लास्ट के बाद हमारे यहाँ पे भोज चल रहा है।
और ये गांव का भोज है तो गांव का भोज बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। यहाँ पे 2000 2500 लोग आकर इस तरह से भोज करते हैं। देखने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। इसी बहाने सबसे मिलना मिलाना भी हो जाता है, तो बहुत ही मज़ा आता है गांव में आने के बाद इस तरह का भोज देखने में, इस तरह का भोज में शामिल होने में। तो हर चीज़ यहाँ पे अच्छा लगता है। गांव का बात ही अलग है। ये देखिए यहाँ का हमारा मंडप जो है, जो बैठने के लिए इसे हम मचान बोलते हैं। बहुत ही मज़ा आता है इस पर बैठकर मस्ती करने में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, आप भी देख रहे हैं। भोजन चल रहा है यहाँ पे, सब बहुत ही आनंद से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोज खा रहे हैं। यही तो मस्ती है गांव की। भैया कहलिए अलग भंडार पूजी थे कि हाँ भंडार पूजी थे ला मेन कमांडर
अब जब तक उधर सभी भोज कर रहे हैं तब तक हमें भी भूख लगी है और हमारे सामने आ गए हैं ये झाल मुढ़ी वाले भैया। तो हम यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सभी मेरे दामाद हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सारे मेरे दामाद हैं। तो सभी दामाद मिलकर और मैं सासू माँ सभी मिलकर यहाँ पे पूजा पार्टी कर रहे हैं। जब तक वहाँ पे भोजन चल रहा है तब तक हम लोग पूजा पार्टी कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। तो ये देखिए दामाद और सासू माँ ये सारे मिलके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं भूजा के साथ। तो कोई भी चीज़ें मैं मिस नहीं करती हूँ, न करना चाहती हूँ, हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मिलकर हम सभी भूजा पार्टी कर रहे हैं। और ये हैं सारी आंगन में जितनी भी लेडीज़ आई हैं, जितनी भी बेटी आई हैं, बहू हैं, सभी मिलकर यहाँ पे देखिए एक साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसी बहाने सभी एक दूसरे से मिलते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद मिलना मिलाना ये सब होता है। 14वें के भोज के बाद हमारे यहाँ एक और भोज होता है, उसे हम माछ मड़वा कहते हैं। इस दिन हमारे यहाँ मटन और मछली बनता है, जिससे सारे लोगों को भोज कराया जाता है। जैसा कि ये पहले भोज हुआ उसी तरह ये भोज भी कराया जाता है। और ये भोज इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी यजमान हैं, वो आज से नॉनवेज खाना शुरू कर दे। यानी कि जो भी आपने अभी कर्म किया है उसके बाद से जो छुतका था वो ख़त्म हो गया है और ये आप नॉनवेज खाना शुरू कर दे, इसलिए ये भोज भी कराया जाता है, जिसे हम माछ मड़वा बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, भोज कर्म कांड का भोज हो जाने के बाद, संस्कार का भोज हो जाने के बाद, माछ मड़वा हो जाने के बाद, अब इन सारी चीज़ों को शुद्ध करने के लिए जो हमारे यहाँ लास्ट पूजा होता है वो होता है सत्यनारायण भगवान का पूजा, जो कि हमारे यहाँ 16वें दिन होता है सत्यनारायण भगवान का पूजा। मुझे ना मिथिला का कल्चर का हर वो चीज़ अच्छा लगता है, हर छोटी छोटी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। तो मिथिला का जो कल्चर है ना बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही क्या कहते हैं क्लोज रहते हैं, बहुत ही एक दूसरे के प्रति चिंतित रहते हैं, प्यार रहता है, दोस्ती रहता है। तो हर रस्म में हर रीति रिवाज मिथिला का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब सारी चीज़ें हो जाने के बाद, 14वीं हो जाने के बाद, माछ मड़वा हो जाने के बाद घर में एक शांति पूजा रखी जाती है, एक सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी जाती है, ताकि आगे जो भी कार्यक्रम हो, जो भी अच्छे कार्यक्रम हो या जो भी छूतका हो वो ख़त्म हो जाता है और अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम कर सकते हैं, यानी कि हम शादी विवाह भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे घर में पूजा भी रखी जाती है। तो ये हमारे यहाँ 16वें दिन होता है, जिससे कि हम सारे अच्छे कार्यक्रम कर सकते हैं। घर में अब कोई भी बाधाएं नहीं है, सारी चीज़ों से हम मुक्त हो गए हैं, सारी जिम्मेदारियां हमने ले ली है और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करके हम फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध संस्कार जीवन का एक अबाध प्रवाह है। काया की समाप्ति के बाद भी जीवन यात्रा रुकती नहीं है। इसी कारण श्राद्ध कर्म किया जाता है ताकि आत्मा को मुक्ति मिले, इस जीवन से उन्हें मुक्ति मिले। तो इस श्राद्ध कर्म का करने का यही तात्पर्य होता है, ताकि हम आगे का जो जीवन चक्र है उसे बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चला सके और आत्मा को मुक्ति दे। तो ओम नमः शिवाय, ओम शांति ओम। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आपके पास आती रहूँगी, ताकि आपको जानकारी भी मिलती रहे और सारी चीज़ें पसंद आए। मेरे चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहें। तो ये देखिए, अगला मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं जब गांव जाती हूँ तो गांव में कोई भी पल, मैंने कहा, जैसे पहले भी कहा मैंने, कि मैं कोई भी पल को मिस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे गांव में अभी भुट्टा हुआ था, तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ जो है काम कर रही हैं, वो भुट्टा पका रही हैं और वो साथ में हम दोनों मिलके भुट्टा पका रहे हैं। ये मेरी बहू है, तो साथ में मिलकर हम दोनों मिलकर यहाँ पे, बहू इनकी हम दादी लगते हैं, तो साथ में भुट्टा पका रहे हैं। यानी कि हर चीज़ को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो भुट्टा पका रहे हैं और इसके बाद इस भुट्टे को खाएंगे। ये देखिए, जितने भी भैया हैं, देवर शाह हैं, जीजा जी हैं, सब मिलके हम भुट्टा का एंजॉय ले रहे हैं। हर वो छोटी छोटी चीज़ को मैं खोज लेती हूँ, उसमें खुशियाँ खोज लेती हूँ, जो कि हमें अच्छा लगता है, उस पल को यादगार बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हम भी साथ में मिलकर भुट्टा खा रहे हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बंधा गोभी का खेत, ये देखिए, है ना बहुत ही प्यारा। यहाँ से मैं अभी कैबेज निकालने वाली हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से मैं अभी कैबेज निकालकर मोमो बनाने वाली हूँ। घर के कैबेज से मोमो बनाने का मज़ा ही अलग है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे खेत में बैगन हुए हैं, तो सभी ने बैगन तोड़कर मुझे दिया कि आप लेते जाओ दादी, मैं उनकी दादी लगती हूँ, तो दादी आप ये बैगन ले जाओ और अपने यहाँ बनाना पूर्णिया ले जाकर। ये देखो, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।